Greetings, welcome to the Get Solution India. I am Dr. Nandkishore Yadav. Today I will discuss the most important topic in the analog electronics one, and that is the amplifier. Okay, so हम डिस्कस करेंगे कि एम्पलीफायर के बारे में। तो मैं बता देता हूँ इस लेक्चर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ बीजेटी। बीजेटी से हम एम्पलीफायर कैसे बना सकते हैं और बीजेटी एम्पलीफायर क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है नीड ऑफ एम्पलीफायर, एम्पलीफायर की जरूरत क्या है। फिर हम देखेंगे कि हम इस बीजेटी को किस टोपोलॉजी में, जो हम ऑलरेडी टोपोलॉजी जानते हैं, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर, किसमें यूज करना है हमें एज एम्पलीफायर। और फिर हम पढ़ेंगे डिजाइन मींस डिजाइन प्रोसीजर ऑफ एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ती क्यों है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने कुछ अभी मैंने यहाँ से बोला और मैं चाहता हूँ कि 100 मीटर तक या 200 मीटर तक मेरी आवाज कोई सुन ले, तो ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो भी ह्यूमन जो भी कुछ बोलता है तो वो एक वेव जनरेट करता है। तो वो उसकी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जांपल जो वॉइस की फ्रीक्वेंसी होती है, जो वॉइस है या ऑडियो सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? ऑडियो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होती है 2 से लेकर 20 के हर्ट्ज तक। ओके, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। और इसका तो ये फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अगर फ्रीक्वेंसी है मतलब हमारा सिग्नल इस तरह से है, ये अगर है तो ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है और ये है मतलब ये कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। क्योंकि क्या होता है, जैसे जैसे सिग्नल आगे बढ़ता है तो सिग्नल का एम्पलीट्यूड कम होता चले जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि एम्पलीट्यूड 0 हो जाता है। तो यहां से मेरा स्पीकर है, मतलब मैं बोल रहा हूं ये स्पीकर है, मतलब ये एक मेन है या वुमेन है, तो ये मेन है यहां से बोल रहा है और ये 100 मीटर है। 100 मीटर तक जाके ये 0 सिग्नल हो जाता है। और यहाँ पे कोई रिसीवर है, रिसीवर मतलब एक दूसरा मेन है, ये एक दूसरा मेन है। यहाँ पे सिग्नल को जो सुनेगा तो देखो यहाँ जो इस जगह पे जो रिसीवर होगा उसको अच्छे से सुनाई देगा। जैसे आगे बढ़ते जाओगे उसको सुनाई देना कम हो जाएगा और इस जगह पे तो सिग्नल आपका एकदम उसका एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा, तो हम उसको सुन नहीं सकते। तो हम क्या करें, अगर इस एम्पलीट्यूड को बहुत ज्यादा बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल मैं इस एम्पलीट्यूड को इस तरह से बढ़ा देता हूँ, इस तरह से बढ़ा देता हूँ, फ्रीक्वेंसी वही रखता हूँ, बस एम्पलीट्यूड को बढ़ा देता हूँ, तो क्या होगा? अब ये यहां से डिक्रीज होना चालू करेगा और धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू करेगा। तो इसकी जो ट्रांसमिशन की रेंज है वो ज्यादा दूर तक चली जाएगी। ट्रांसमिशन की रेंज ज्यादा दूर तक चली जाएगी क्योंकि पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो वो ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर वो 0 होगा। ज्यादा डिस्टेंस पे जाकर 0 होगा मतलब कि रिसीवर, हम सिग्नल को ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीवर को सुन सकते हैं। तो हमें एम्पलीट्यूड को बढ़ाना है। एम्पलीट्यूड को बढ़ाना तो क्या करना है? बढ़ाना मतलब वी लाइक टू एम्पलीफाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। एम्पलीफायर मतलब हमें एक एम्पलीफायर की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए एक एम्पलीफायर की हमें जरूरत पड़ती है। अगर हमें एम्पलीफायर की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक डिवाइस चाहिए जो हमारे एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे। तो एम्पलीट्यूड को बढ़ा दे और हमें एक एम्पलीफायर बनाना है। तो हमने देखा कि जो बीजेटी है, बीजेटी खुद एम्पलीफायर की तरह काम करता है। क्योंकि जैसे हम बेस टू इमिटर वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो आईसी करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओके, तो ये एम्पलीफाइड होता है। और आईसी करंट किससे एम्पलीफाइड होता है? आईसी करंट होता है बीटा टाइम्स आईबी। तो आईबी मेरा इनपुट करंट है। ओके, और ये डिपेंड करता है बीबी पे। बीबी वोल्टेज को मैं अगर बढ़ाऊंगा तो आईबी भी बढ़ेगा, और आईबी बढ़ेगा तो मेरा आईसी क्या हो जाएगा? बीटा टाइम्स आईसी हो जाएगा। मतलब ये एम्पलीफाई करता है, ये हमें पता है। ओके, तो हम बीजेटी को एज एम्पलीफायर यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये क्या चीज है? ये जो बीजेटी है वो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स की तरह काम करता है। ओके, तो हम जब भी अगर हमें बीजेटी से एम्पलीफायर बनाना है तो हमें एक डिजाइन प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। एंड दिस डिजाइन प्रोसीजर शुड बी लाइक दैट। फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी हमें डिजाइन करना है तो हमें पता है कि जो अगर बीजेटी से बनाना है तो इसकी 3 टोपोलॉजी होती है। तो डिजाइन प्रोसीजर का जो मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिलेक्ट द टोपोलॉजी। सबसे पहले मुझे टोपोलॉजी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हमें कौन सी टोपोलॉजी यूज करनी, क्योंकि अपने सारी टोपोलॉजी का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है। हम आगे देखेंगे हर टोपोलॉजी में हम एक एम्पलीफायर बनाएंगे और फिर देखेंगे कि उसके क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या आउटपुट उसके आते हैं। ओके, तो पहले हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग टोपोलॉजी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नाउ
अगर हमने टोपोलॉजी कर ली है तो हमें पता है इसको क्यू पॉइंट पे एक बायस पॉइंट पे इसको पहले बायस करना पड़ेगा। तो जितने भी वैसे जैसे सिंगल ट्रांजिस्टर से हमने कॉमन सोर्स, कॉमन इमीटर, एक कॉमन बेस में बनाया तो हमें एक सिंगल ट्रांजिस्टर होता है, लेकिन हम मल्टी ट्रांजिस्टर से भी एम्पलीफायर बनाएंगे जो हम आगे लेक्चरों में देखेंगे। तो क्रिएट ए प्रॉपर बायस कंडीशन ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर्स, हमें जितने भी एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर उनकी एक प्रॉपर बायसिंग कंडीशन फिक्स करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमें उनको एक्टिव रीजन में वर्क करवाना है तो उन सबकी बायसिंग करनी पड़ेगी एक्टिव रीजन में। अगर किसी जगह रेजिस्टेंस की जरूरत है तो हम वहां पे सैचुरेशन में उसकी बायसिंग करेंगे। उसके बाद में जब ये बन जाएगा तो एनालाइज द स्मॉल सिग्नल प्रॉपर्टीज, क्योंकि लार्ज सिग्नल से तो हम सिर्फ बायस करते हैं उसको, लेकिन वेरी क्या करता है, लार्ज सिग्नल वोल्टेज वेरी नहीं करता है, वो बायस कर देता है एक्टिव और सैचुरेशन में। उसके बाद में हमें हमारा जो वेरी करता है वो स्मॉल सिग्नल वेरी करता है। स्मॉल सिग्नल वेरी करता है मतलब हमें अब जो एनालिसिस करना है एम्पलीफायर का, वी नीड टू एनालाइज ओनली फॉर द स्मॉल सिग्नल प्रॉपर्टीज ऑफ द एम्पलीफायर। सो वी नीड टू एनालाइज द स्मॉल सिग्नल प्रॉपर्टीज ऑफ द एम्पलीफायर। तो सबसे पहले हमें स्मॉल सिग्नल बनाना पड़ेगा उस सर्किट का, और स्मॉल सिग्नल बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, फिर जब बन गया उसका फिर हम एनालाइसिस करेंगे, मतलब उसकी एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता करेंगे। और हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, गेन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाए। ओके, तो हमें गेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेन इंपॉर्टेंट है मतलब हम गेन एनालिसिस करेंगे उसका गेन क्या है। फिर सबसे ज्यादा सेकंड महत्वपूर्ण जो चीज है, क्योंकि पावर इज अ मेजर फैक्टर। अगर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं और उसमें एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम टाइम तक हमारी बैटरी चले। तो पावर डिसिपेशन कितना करता है वो एम्पलीफायर, तो हम पावर एनालिसिस करेंगे और फिर देखेंगे इनपुट और आउटपुट इंपीडेंस कितनी है उसकी। इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस का अपना एक महत्व है जो हम आगे देखेंगे। तो हमें इन प्रॉपर्टी, जो और भी प्रॉपर्टी बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। ओके, ये डायरेक्ट फैक्टर है जो हम इनको एनालाइज करेंगे, जो इफेक्ट करता है हमारे जनरल लाइफ में जो एम्पलीफायर यूज हो रहे हैं उनको, तो हम इनको एनालाइज करेंगे। तो दिस इज द प्रॉपर procedure how can we design amplifier. Okay, now come on the to design है amplifier. अगर मुझे डिजाइन करना है amplifier, फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ से मेरा वॉइस सिग्नल आया, ओके, कोई ह्यूमन है जिसने बोलना शुरू कर दिया, ओके, यहाँ से एक वॉइस आई, ये वॉइस इसने बोली, ओके, और तो हम सबसे पहले ये जो वॉइस है जो मैकेनिकल है इसको हमें इलेक्ट्रिकल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम एक माइक यूज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक माइक यूज करा है, ये मेरा माइक है, ओके, ये माइक इसमें से रिसीव कर रहा है। अब माइक एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है हमारी वॉइस, ठीक है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये एक वोल्टेज प्रोवाइड करेगा V1 वोल्टेज इसने प्रोवाइड करा है यहाँ पे। ओके, अब ये V1 वोल्टेज को मुझे क्या करना है, इसको एम्पलीफाइड करना है। ओके, एम्पलीफाइड ऐसे करना है कि जो एम्पलीफिकेशन है, अगर ये V1 घटे तो घटे, बढ़े तो बढ़े। इसका मतलब जो फॉर एग्जांपल ये मेरा इनपुट है और मुझे आउटपुट ये चाहिए, तो अगर ये बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। अगर ये घट रहा है तो मैं यही ड्रॉ कर देता हूं, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो मुझे ऐसा ना हो कि ये बढ़ रहा था तो ये थोड़ा ऐसा कुछ करे, फिर घट भी जाए फिर बढ़ भी जाए, ऐसा आउटपुट नहीं चाहिए। तो फिर मैंने बोला कुछ और, सुनाई कुछ और देगा, ओके, हम ही गाएगी। लेकिन मुझे जैसा बोला है सेम टू सेम वॉइस अगर चाहिए तो सिग्नल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहे बढ़ जाए या घट जाए। ओके, तो जैसे इनपुट चेंज हो रहा था वैसे ही आउटपुट भी मेरा चेंज हो, चाहे एम्पलीट्यूड बढ़ जाए या घट जाए। तो मुझे यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, मतलब जो आउटपुट है वो इनपुट पे डिपेंड करना चाहिए विद गेन। मतलब मेरे पास एक सोर्स होना चाहिए, दैट शुड बी वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स। ओके, इनपुट वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स होना चाहिए, और वो मेरा, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मुझे डिपेंडेंट सोर्स चाहिए जो कि के टाइम्स उसका गेन हो और डिपेंड किस पे कर पे, V1 पे डिपेंड करे। तो इस तरह का सोर्स क्या हो सकता है, हम या तो एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ले लें, या करंट डिपेंडेंट वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स ले लें। यहाँ तो वोल्टेज फिक्स है, ओके, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स ले लें, या फिर वोल्टेज डिपेंडेंट हम वोल्टेज सोर्स ले लें, हम कुछ भी ले सकते हैं। ओके, ये तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स भी ले सकते हैं हम, या वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी ले सकते हैं, हम कुछ भी दोनों में से ले सकते हैं। तो अभी मैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स ले रहा हूं, वो क्यों ले रहा हूं मैं आगे आपको खुद ब खुद समझ में जाएगा।
तो ठीक है, वोल्टेज डिपेंडेंट चाहिए था, ओके, करंट सोर्स से। तो अब ये क्या कर रहा है, ये वोल्टेज था, वोल्टेज को पहले करंट में कन्वर्ट कर रहा है, तो इट्स कन्वर्टिंग वोल्टेज टू करंट, ओके। लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो तो अगेन वोल्टेज में चाहिए, हमारी वॉइस तो एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, एम्पलीट्यूड के फॉर्म में, तो इसको मुझे फिर से जो करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पे, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में करंट जो फ्लो हो रहा है, इसको मुझे फिर से वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक रेजिस्टर लगा देता हूं, सिंपल आर आउट। तो आर आउट में यहाँ पे आर एल, ये मैंने रेजिस्टर लगा दिया, तो ये रेजिस्टर क्या करेगा, ये यहां से मुझे वी आउट मिल जाएगा, ओके। तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ, यहां से वोल्टेज था, वोल्टेज से करंट कन्वर्जन हुआ, ओके, करंट से फिर वापस हमारा वोल्टेज कन्वर्जन हो गया, और यहां से हमें प्लस माइनस इसके बीच में आउटपुट मिल गया, ओके। तो इस तरह का एम्पलीफायर बनेगा, इट्स फिक्स कि हमारा जो एम्पलीफायर, जो माइक है, उसका सिग्नल होगा V1, ओके, उसको मुझे एम्पलीफाइड करना है, लेकिन एम्पलीफाइड इस तरह से करना है कि जैसे V में चेंज हो, जो वॉइस में चेंज हो, वैसे ही आउटपुट में चेंज होना चाहिए। मतलब हमारा जो यहाँ पे कोई भी जो सोर्स लगेगा, जो एम्पलीफाइड करेगा, वो k टाइम्स उसको एम्पलीफाइड करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा हमेशा V1 पे। तो मैंने यहाँ करंट, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स लिया है, और फिर ये क्योंकि करंट था तो इसको वोल्टेज में वापस करना पड़ेगा, तो एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ लगा दिया। समझ में आया? बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। तो हमारा ये एम्पलीफायर बन गया, ये आइडियल एम्पलीफायर बन गया, इस तरह से आइडियल एम्पलीफायर। लेकिन हम जानते हैं ये जो सोर्स है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसीलिए मैंने वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स लिया। वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी ले सकता। वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स तो क्या होता है, बीजेटी होता है। जो बीजेटी होता है, दिस बीजेटी आल्सो है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, तो दिस इज वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है, ओके। तो मैं इसको पूरे को एक बीजेटी से रिप्लेस कर सकता हूं, आसान है। तो बीजेटी से रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि जो मेरा आईसी है वो डिपेंड करता है आईएसएस e टू द पावर बीवी बाई वीटी। इसका मतलब ये जो आउटपुट करंट है वो वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स में मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, ओके। तो फिर से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये मेरा P प्लस V1 है, ओके। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूं एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, जो कि अवेलेबल है हमारे पास बाय नेचर। तो बाय नेचर अवेलेबल को मैं यहां से एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, मतलब मैं बीजेटी से कन्वर्ट कर देता हूं। बीजेटी से मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, ओके। और ये मेरा RL है, RL1 प्लस माइनस VO, ओके। और ये मैंने इसको यहां से डिपेंड कर दिया। तो ये मेरा इसको, ये जो मेरा यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स था, जो इतना वाला पार्ट था, इतने पार्ट को मैंने यहां से रिप्लेस कर दिया, ओके। क्योंकि ये अवेलेबल था मेरे पास, तो ये मेरा बन गया। लेकिन अब ये बताओ, ये मेरा जो माइक का आउटपुट है, जो V1 यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो V1 प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, मिलीवोल्ट में है। तो मिलीवोल्ट में, तो मिलीवोल्ट से डिवाइस ऑन होगा क्या? ऑन होगा ही नहीं। क्यों नहीं ऑन होगा? क्योंकि हमें पता है डिवाइस कब ऑन होता है, जब VB वर्सेस IC, इसको एक वोल्टेज की जरूरत होती है, कितना, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज VTH की जरूरत होती है। और सिलिकॉन के केस में ये ऑन शुरू होता है 0.5 से और पूरा ऑन हो जाता है 0.7 वोल्ट पे अप्रोक्सीमेट पे। तो इतने वोल्टेज के बाद ही ऑन होगा। तो VB की वैल्यू एक फिक्स वैल्यू होना चाहिए, तभी ये ऑन होगा। तो मुझे पहले इस डिवाइस को ऑन करना पड़ेगा। वही ये वाला कंडीशन है कि पहले हमें बायस करना पड़ेगा प्रॉपर इस ट्रांजिस्टर को। तो बायसिंग करने के लिए क्या करता हूं मैं, चलो इस ट्रांजिस्टर को बायस कर देता हूं। तो बायस कर रहा हूं तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा, नाउ आई एम बायसिंग दिस सर्किट, ओके। सो यहां पे मेरा होगा वही सिग्नल था, स्मॉल सिग्नल। अब यहां इसको बायस कर देता हूं VB वोल्टेज से। VB वोल्टेज से मैंने बायस कर दिया, ठीक है। और यहां पे मेरा प्लस माइनस, अब यहाँ पे जो V1 जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो अब हो रहा है। और यहाँ पे मेरा अब वही रेजिस्टेंस जैसा का वैसे ही है, ओके, RL। और यहाँ पे मैं आउटपुट ले रहा हूँ, ओके। तो मैंने VB वोल्टेज से बायस कर दिया ताकि डिवाइस ऑन हो जाए। लेकिन इससे भी ऑन होगा क्या? अब मुझे इसको एम्पलीफायर की तरह यूज करना है। और जब भी एम्पलीफायर की तरह यूज करना है तो कंडीशन ये होती है कि दिस ट्रांजिस्टर शुड बी वर्क इन एक्टिव रीजन, ओके। तो दिस शुड बी वर्क इन एक्टिव रीजन। और एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, और ये जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस होना चाहिए, ओके। रिवर्स बायस करने के लिए यहां भी वोल्टेज सोर्स की जरूरत पड़ेगी, तभी ये प्रॉपर ऑपरेशन शुरू करेगा।
तो फिर मुझे यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये सर्किट अभी भी कंप्लीट नहीं है। सर्किट तब कंप्लीट होगा जब यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स और लगाएंगे। ओके, तो लगा देते हैं। तो ये VCV वोल्टेज लगा दिया, VCE, और ये मैं VBE वोल्टेज लगा दिया। नाउ डिवाइस इज ऑन। ओके, और मैं यहाँ पे आउटपुट ले लेता हूँ वी आउट। अब मैं यहाँ पे वी आउट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, चलो अब मेरा पूरा बायस है। मैंने VBE और VC की वैल्यू ऐसे ली है कि अब ये एक्टिव रीजन में काम कर रहा है, ये एक्टिव रीजन में है। ओके, तो दिस इज नाउ इन एक्टिव रीजन, ये एक्टिव में काम कर रहा है। तो ये अब एक्टिव में काम कर रहा है। ओके, कैसे? इन दोनों की बाइसिंग मैंने ऐसे फिक्स कर दी है ताकि एक्टिव में काम करे। अब ये मेरा एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया है। एम्पलीफायर कंप्लीट हो गया है तो क्या होगा, मुझे यहाँ पे आउटपुट लेना है और ये मेरा इनपुट है। इनपुट फॉर एग्जांपल मेरा इनपुट जो है, इसको ड्रॉ करता हूं मैं इनपुट को यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि मेरा सिग्नल है ये V in है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं। तो ये पहले तो किसी एक वोल्टेज पे बायस है, किस वोल्टेज पे, ये VB वोल्टेज पे। इसको VB ना करके मैं V0 कर देता हूं, क्योंकि ये कोई वोल्टेज है, VB वोल्टेज तो है लेकिन VB वोल्टेज को एक V0 वोल्टेज तक पहुंचाए ताकि डिवाइस ऑन हो जाए। ओके, वो फॉरवर्ड बायस हो जाए। तो ये V0 वोल्टेज पे बायस है। ठीक है, V0 वोल्टेज पे बायस है और बहुत स्मॉल सिग्नल है जो इस तरह से इस पे सुपर इंपोज होता है। ये मेरा ओरिजिनल इस माइक का आउटपुट है। ओके, अब जो आउटपुट ड्रॉ होगा वो कहां होगा, आउटपुट यहां होगा। ये T है और ये V आउट है। V आउट कहां होगा, इसके रिस्पेक्ट RL के रिस्पेक्ट में मैं V आउट ले रहा हूं, लेकिन वो सुपर इंपोज किस पे हो रहा है, VCE पे सुपर इंपोज हो रहा है। तो ये पहले तो VCE पे सुपर इंपोज हो रहा है, VCE पे सुपर इंपोज हो गया। ओके, अब ये एम्पलीफाइड भी हो रहा है। एम्पलीफाइड हो रहा है तो ये जैसे बढ़ेगा तो ये करंट बढ़ेगा, ये करंट बढ़ेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस बढ़ेगा, क्योंकि V इक्वल टू IR। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा ये वोल्टेज डिफरेंस बढ़ना शुरू होगा, और जैसे जैसे वोल्टेज घटेगा ये वोल्टेज डिफरेंस घटना शुरू होगा। तो जैसा जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी दोनों के केस में ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी सेम है। तो ये अगर F1 है और ये F2 है, तो इस कंडीशन में मेरा जो F1 और F2 दोनों सेम है। इट मींस एम्पलीफायर F1 इज इक्वल टू F2 है। ओके, तो F1 इज इक्वल टू F2 है, तो फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है। करेक्ट, मतलब सिग्नल की प्रॉपर्टी वही रहेगी। तो इस तरह से आउटपुट मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आउटपुट ले सकता हूँ क्या? यहाँ पे आउटपुट कैसे लूंगा मैं? आउटपुट तो विद रिस्पेक्ट टू मुझे ग्राउंड लेना है, यहाँ तो आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू ये वोल्टेज में ले रहा हूँ, तो इस ऊपर इंपोज होता रहेगा पूरा हमेशा। ठीक है ना? तो फिर मुझे बहुत चीजों का ध्यान, तो मुझे आउटपुट हमेशा इस तरह से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है, तो मुझे इस सर्किट को फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो इस सर्किट को अगर मैं चेंज करता हूँ तो क्या होगा, देखो मुझे आउटपुट कहाँ लेना है। आउटपुट ऐसे नहीं ले सकता जैसे अभी मैंने लिया है, क्योंकि वो तो विद रिस्पेक्ट टू मैंने ये टर्मिनल ले लिया, ये दोनों के बीच में टर्मिनल ले लिया, तो ये इस तरह से होना चाहिए। दिस सर्किट इज लाइक दैट। ये बाइसिंग वोल्टेज है V0, इसको भी मैं V2 कर देता हूँ, VC0 नहीं है, V2 कर देता हूँ, ये V2 कर देता हूँ। ओके, नाउ तो ये मेरा बाइस वोल्टेज है। अब मैं ये मेरा RL है और ये मेरा बाइसिंग सर्किट है। ओके, ये मेरा V2 है और अब मैं आउटपुट यहां लूंगा BO इसके रिस्पेक्ट में। तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लूंगा, ये प्लस माइनस ग्राउंड लूंगा। अगर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लूंगा तो अभी करंट इधर फ्लो हो रहा था IC। ओके, तो इसमें करंट की डायरेक्शन तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है ना? करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो मुझे एम्पलीट्यूड वही मिलेगा लेकिन पूरा नेगेटिव मिलेगा। तो हमने देखा भी था पहले में कि जो एक्चुअल आउटपुट जो होगा, यहाँ पे जो आउटपुट होगा, फिगर इस वाले में फिगर में आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, V आउट जो होगा वो सुपरइम्पोज होगा V2 के रिस्पेक्ट में, वो तो ठीक है, लेकिन ये पूरा नेगेटिव मिलेगा। मतलब जब ये पॉजिटिव हो रहा होगा, मतलब ये पूरा इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा, विद एम्पलीफाइड मिलेगा लेकिन विद एम्पलीट्यूड इन्वर्टेड आउटपुट मिलेगा। तो मुझे एक्चुअल में आउटपुट इन्वर्टेड यहां मिलेगा। चलो ठीक है,
तो ये मेरा वाईसी हो गई। अब जब भी मुझे अगर किसी सर्किट को बनाना है, ठीक है ना, तो ये देखो वैसे ही दिख रहा है जैसे हमने पहले सर्किट को देखा था कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। कॉमन इमीटर में कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा था कि इसको मैंने जब स्विच पढ़ाया था या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पढ़ाया था, तो मैंने इसको रिप्लेस इस तरह से सर्किट को कर दिया था। तो चलो इसको रिप्लेस कर देते हैं इस सर्किट को। कैसे कर दिया था कि ये सर्किट पूरा का पूरा वैसे ही था, बस यहाँ पे मैंने इस बैटरी को ये मान लिया था कि बीसीसी के नाम से दे दिया था, तो ये बीसीसी हो जाएगा और इस तरह से वो दिखाई दे रहा था और बी आउट यहाँ ले रहा था मैं। ओके, तो इसके रिस्पेक्ट में बी आउट ले रहा था। अब मुझे इसका एनालिसिस करना है। इस एनालिसिस करना है तो पहले एनालिसिस करने के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना है। स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना है तो इस सर्किट का मुझे सबसे पहले स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना पड़ेगा। स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाने के लिए क्या करना होता है? स्मॉल सिग्नल मॉडल में पहली जो स्टेप है, रिप्लेस ऑल द लार्ज सिग्नल वोल्टेज सोर्स बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। ओके, तो पहली स्टेप जो है वो है ए रिप्लेस ऑल वोल्टेज, ऑल सोर्सेज, चाहे वोल्टेज हो करंट सोर्स है, और ऑल लार्ज सिग्नल सोर्सेज बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज सोर्स का क्या होगा? आइडियल का वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज सोर्स के लिए R जो होगा वो होगा 0 और करंट सोर्स के लिए वो होगा R इक्वल टू इनफाइनाइट। तो हम जहां जहां वोल्टेज सोर्स होगा उसको रिप्लेस कर देंगे, उसको ग्राउंड कर देंगे। ओके, रेजिस्टेंस उसका 0 कर देंगे। तो इस तरह से रिप्लेस करना है और फिर उसके बाद में फिर B क्या है, हमें कोई मॉडल यूज करना है। यूज स्मॉल सिग्नल मॉडल ऑफ बीजेटी। अब जो बीजेटी है उसका स्मॉल सिग्नल मॉडल यूज करना है। अगर बीजेटी का इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल हमें पता है कि दो तरह के, हम हाइब्रिड पाई मॉडल भी यूज कर सकते हैं, हाइब्रिड पाई मॉडल भी यूज कर सकते हैं, हम टी मॉडल भी यूज कर सकते हैं, हम एच पैरामीटर मॉडल भी कर सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल भी यूज कर सकते हैं। तो हम कोई भी मॉडल यूज कर सकते हैं। अभी मैं हाइब्रिड पाई मॉडल का यूज करूंगा जो मैंने पहले भी समझाया था, ठीक है ना। तो ये वोल्टेज करंट जो है इसको हाइब्रिड पाई मॉडल से हम इजीली इसको बना सकते हैं। तो देखो अब इसका हम स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाना शुरू करते हैं। स्मॉल सिग्नल मॉडल बनाएंगे तो बहुत आसान है। सबसे पहले पॉइंट क्या है, सबसे पहले जितने भी वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो। अगर मैं कौन से, सिर्फ लार्ज सिग्नल, तो लार्ज सिग्नल इसमें कौन कौन से हैं? लार्ज सिग्नल की अगर मैं यहां बात करूं तो एक तो लार्ज सिग्नल ये है, ये लार्ज सिग्नल वोल्टेज सोर्स है, ये लार्ज सिग्नल वोल्टेज है, ये दोनों लार्ज सिग्नल वोल्टेज सोर्स है। तो इन दोनों को मुझे रिप्लेस करना है इंटरनल रेजिस्टेंस से और उनको ग्राउंड कर देना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना, इसका मतलब क्या होगा? सबसे पहले स्टेप में अगर ये सर्किट में बनाऊं तो क्या होगा, ये R यही रहेगा, इसको मैं RL बोल रहा हूं शुरू से, तो अभी भी RL, ये ग्राउंड हो जाएगा। इसको इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था और उसको ग्राउंड कर दिया। उसके बाद में ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर रहेगा। उसके बाद में ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, ठीक है ना, जो कि एम्पलीफायर है। ये तो स्मॉल सिग्नल है, ये स्मॉल सिग्नल तो अपनी जगह पे रहेगा और ये ग्राउंड हो जाएगा बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। ये भी ग्राउंड हो गया और ये हो गया, ये ग्राउंड हो गया। तो पहली स्टेप हमने फॉलो करी। उसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको इसके मॉडल से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो इसका जो मॉडल है वो हमें पता है। ओके, मॉडल क्या होता है इसका? हाइब्रिड पाई मॉडल अगर हम देखें तो इसके टर्मिनल क्या है, ये करंट है, कलेक्टर है, ये बेस है, ये इमीटर है। ओके, तो कलेक्टर, बेस, इमीटर के केस में हम किस तरह से इसका मॉडल बनाते हैं? तो बहुत आसान है, हमको पता है इसका जो इंटर मॉडल होता है इतने का, कि हम पहले हमेशा एक बेस इधर लेते हैं, कलेक्टर इधर लेते हैं, इमीटर नीचे लेते हैं, यहां से जाते हैं, फिर एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, फिर वापस इधर जाते हैं, फिर यहाँ पे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाते हैं और इस तरह से यहाँ बना देते हैं। और ये तीन टर्मिनल इसके इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं।
अब हमें पता है इसको बोलते हैं आर पाई, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो बी पाई हो रहा है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है वो जीएम ट्रांस कंडक्शन इनटू बी पाई होता है। तो इसको हम, ये है हाइब्रिड पाई मॉडल, हाइब्रिड पाई मॉडल। तो इससे इसको रिप्लेस कर देंगे। चलो रिप्लेस कर देते हैं। अब मैं एक चीज और कर रहा हूं, चलो इसका जो वोल्टेज है वो मान रहा हूं ये V1 वोल्टेज है, ठीक है ना, स्मॉल सिग्नल है लेकिन V1 वोल्टेज है। तो स्मॉल सिग्नल का मैंने पहले बताया है, इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ठीक है ना, ये V1 है, ये V1 वोल्टेज सोर्स है, V1 यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, ओके, एसी टाइप का जो कि वेरिंग वोल्टेज सोर्स है, ये हो गया। अब ये आगे कहां जा रहा है, बेस पे, यहां जा रहा है बेस पे। तो पहले ये बना लेते हैं पूरा मॉडल। सो दिस इज आर पाई, यहां पे जो ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है बी पाई, ओके। और उसके बाद में क्या, इमीटर नीचे है और यहां से एक डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है जो है डिपेंड करता है जीएम बी पाई पे, ओके। और ये कलेक्टर है। अब देखो, अब कौन सी चीज कहां कनेक्टेड है, ये इमीटर पे कनेक्टेड है नीचे से, तो ये इमीटर पे कनेक्टेड है नीचे से। ये जो कलेक्टर क्या है, कलेक्टर ग्राउंड है, कलेक्टर ग्राउंड हो गया। और ये जो मेरा इमीटर ये भी ग्राउंड हो गया, ओके। सो टोटल इस तरह से ये हमने बना लिया इसका। और हमें वोल्टेज कहां लेना है, यहां पे लेना है प्लस माइनस। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ वोल्टेज ले लेंगे, लेकिन ये टर्मिनल ग्राउंड है, इसका मतलब यहाँ पे इसका जो गेन है यहीं से समझ में आ रहा है कि नेगेटिव आने वाला है, कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, तो वो जो हमारा कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक नेगेटिव हो जाएगा। तो यहीं से समझ में आ रहा है ये टर्मिनल ग्राउंड था, लेकिन हम वोल्टेज यहाँ ले रहे हैं, तो प्लस यहाँ लगा रहे हैं, माइनस यहाँ लगा रहे हैं, मतलब इन्वर्टेड आउटपुट मिलने वाला है, ओके। तो इसके रिस्पेक्ट में हम आउटपुट लेने वाले हैं। तो ये हो गया इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल। स्मॉल सिग्नल मॉडल हो गया तो बस काम ही खत्म हो गया। अब हमें निकालना है इसका गेन। अगर गेन निकालना है तो वी आउट कहां है, ये वी आउट है, ओके। और ये मेरा वी इन है, ये V1 है, वही वी इन है। तो मैं वी इन को लिख देता हूं V1 इज इक्वल टू वी इन, ओके। तो वी इन है ये, यहीं से मैं वी इन लेके चलता हूं, इसको वी इन लेकर चलता हूं, कंसेप्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां देखो, सबसे पहले तो क्या है, ये वीन यहां कनेक्टेड है डायरेक्ट बेस, ये क्या था बेस, ये है इमीटर और ये कलेक्टर। तो बेस और इमीटर के बीच में डायरेक्ट वीन कनेक्टेड है, इसका मतलब वीन इज इक्वल टू वी पाई, ओके। तो मैं वीन को वी पाई से कन्वर्ट डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता हूं, ओके। तो फिर ये फिगर क्या हो जाएगा, इस फिगर को मैं अगर फिर बनाऊं तो मैं इस तरह से कर सकता हूं, GM V in प्लस माइनस V in, और ये आर पाई है, और ये यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ कनेक्टेड है, और मैं V out यहाँ ले रहा हूँ, ये V out ले रहा हूँ, ओके। तो ये V out ले रहा हूँ, यहाँ तक हो गया। अब मुझे V out और V in के टर्म में कोई एक इक्वेशन चाहिए, ठीक है ना। ये बेस है, ये इमीटर है और ये कलेक्टर है। तो मैं यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा लेता हूँ। अगर नोडल एनालिसिस लगाऊंगा, ठीक है ना, इस नोड पे एक करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये करंट इधर जा रहा है, और ये करंट इस यहाँ टोटल है, तो यहाँ टोटल वोल्टेज मुझे यहाँ निकालना है और कुछ नहीं है। तो टोटल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपना लगा हुआ था, वो तो अपन भूल ही गए। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर एल, यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर एल, इसके रिस्पेक्ट में हमें वोल्टेज लेना है आर एल, ये तो अपन भूल ही गए, ओके। तो ये हो गया अपना टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम नोडल लगा लेते हैं। नोडल कहां लगेंगे, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अप्लाई नोडल एट सी, नोड एनालिसिस एट पॉइंट सी। तो मैं यहां लगा रहा हूं, इस जगह पे नोडल लगा रहा हूं, ओके। तो इस पे अगर नोडल लगाऊंगा तो क्या होगा, बी आउट, ये था बी आउट बाय आर आ जाएगा यहाँ पे, बाय आर एल, ओके। तो ये करंट आपका टोटल यहाँ है और ये उसके बराबर है, तो ये हो जाएगा प्लस टोटल करंट क्या है, इधर जो जा रहा है, ये करंट इधर जा रहा है, इधर इसकी डायरेक्शन है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस GM V in, ओके। और ये टोटल इधर जा रहा है, कहीं तो कुछ आ नहीं रहा है, इक्वल टू 0,
ओके, नाउ बी आउट के टर्म में भी लिख लेता हूँ इक्वेशन को। तो बी आउट बाय आर एल इज इक्वल टू माइनस जी एम बी इन। ओके, अब मैं आर एल को उधर ले जाता हूँ, बी आउट को नीचे ले जाता हूँ, तो बी आउट बाय बी इन इज इक्वल टू माइनस जी एम आर एल। ओके, तो यही तो गेन है, बी आउट वर्सेस बी इन। तो गेन क्या हो गया, ए बी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर एल। देखो पहले भी यही निकला था। अब मैं आर एल को अगर मैं लिखता कि कलेक्टर के ऊपर कनेक्टेड है तो उसको मैं सी भी कर सकता था, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था माइनस जी एम आर सी। तो इसका मतलब है कि गेन किस पे डिपेंड कर रहा है, गेन जो डिपेंड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जीएम और आरसी पे डिपेंड कर रहा है या आरएल पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं एक और रेजिस्टेंस यहाँ लगा देता, यहाँ मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगा देता कि इसके क्रॉस मुझे आउटपुट लेना है बी आउट, तो क्या होता, ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है, दोनों पैरेलल में जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं आरसी मान लेता हूँ, ये आरसी है और ये इसको आरएल मानता हूँ, तो आरएल और आरसी दोनों क्या हो जाता, दोनों पैरेलल में जाते। तो यहाँ आरसी पैरेलल भी तो आरएल हो सकता था, ये भी हो जाता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमें गेन मिला क्या। The important thing is gain in common emitter configuration, and this is the common emitter configuration. So in common emitter configuration, in common emitter configuration gain is equal to क्या है, गेन मुझे मिला है ए बी माइनस जी एम आर सी। ओके, और आर एल, और अगर आरसी भी होता तो पैरेलल भी तो आरसी हो जाता। तो ये इस तरह से मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं लिखूं कि गेन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, गेन इज इक्वल टू मुझे जो मिल रहा है वो माइनस साइन मिल रहा है, फिर जीएम मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, जीएम इनटू ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सी। देखो ये भी कनेक्टर पे कनेक्टेड था, ये भी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजिस्टेंस कनेक्टेड एट कलेक्टर। इसका मतलब कि मुझे अगर किसी ने भी कोई भी कुछ भी दिया तो मुझे गेन निकालना, तो मैं सिंपल, अगर वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में होगा तो मैं सिंपल देख के ये बस इतना देख लूंगा कि गेन जो होगा माइनस जीएम होगा, और जितने भी रजिस्टर कनेक्टेड है इसके ऊपर, यहाँ पे अगर 10 कनेक्टेड भी होते इस तरह से, यहाँ 10 भी कनेक्टेड होते तो मैं क्या करता, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस कलेक्टर के ऊपर उन सबका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेता। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेता तो मेरा गेन हो जाता AB इक्वल टू माइनस जीएम, फिर R1 पैरेलल विद R2 पैरेलल में जो भी होता। तो सिंपल ये गेन, तो ये याद रखने का तरीका है, इट्स वेरी सिंपल तरीका। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन एंड व्हाट द एम्पलीफायर ऑफ द बीजेटी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो अब मैं नेक्स्ट जितने भी लेक्चर लूंगा इसके अकॉर्डिंग अब मैं कॉमन बेस या जो भी लूंगा, और हम दूसरी कॉन्फ़िगरेशन को भी यहाँ पे